तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम चल रहा है और अभी हाल ही में मुख्य परीक्षा का तीसरा पेपर यानी इकोनॉमिक्स का पेपर और साइंस का पेपर हुआ। इसमें हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे नॉर्मली जानते तो हैं बट चूंकि एक कॉम्प्लिकेटेड सी टर्मिनोलॉजी के कारण उन्हें शायद लिखने में दिक्कत आई हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। हाँ, टर्मिनोलॉजी जरूर अजीबोगरीब यूज की गई है, शायद बच्चों ने वो चीजें ना देखी हो। तो इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया है, हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 अंकों का है, 2 मार्क्स का है। प्रश्न है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी, जी फॉर, डी फॉर, पी फॉर सबसे पहले जानेंगे। जी फॉर होता है ग्रॉस। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश पीएससी इतना लापरवाह आयोग है कि उसने पेपर में ग्रॉस की जगह क्रॉस लिखा है। इसी तरह बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब क्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट। अब जब मैंने ये देखा क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो मुझे लगा शायद ये कोई नया डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। ओके, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसा कोई शब्द मैं लाइफ में पहली बार पढ़ रहा था। तो जीडीपी का फुल फॉर्म एमपीपीएससी ने लिखा है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में, बहुत धीरे धीरे इस डेफिनेशन को आप सीखेंगे। सबसे पहले एक वित्तीय वर्ष या किसी फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष, कोई भी वित्तीय वर्ष ले लीजिए, वित्तीय वर्ष होता है यानी जो FY होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो यहाँ हम जब जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी किसी एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। ओके, इनफाइनाइट टाइम का जीडीपी नहीं निकाला जा सकता है, टाइम फिक्स होता है एक वित्तीय वर्ष के लिए। तो एक वित्तीय वर्ष में, इसके अलावा किसी देश की जो घरेलू सीमा है, ओके, यानी हमें एक बाउंड्री भी सेट करनी पड़ती है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर हमने इस तरह से एक देश की बाउंड्री बना दी। तो किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में प्राइमरी सेक्टर, चाहे सेकेंडरी सेक्टर और चाहे टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब हो गया द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स एसोसिएट। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया द सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड रीमैन्युफैक्चरिंग। और टर्शियरी सेक्टर का मतलब हो गया सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर से कुल जितना उत्पादन किया जाता है एक कंट्री में एक साल में, जितना उत्पादन होता है किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का जितना कुल उत्पादन होता है, टोटल प्रोडक्शन, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसका मौद्रिक मूल्य, ध्यान रखें उत्पादन नहीं, उत्पादन का मूल्य, ये इंपॉर्टेंट बात है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, कई बार बच्चे लिख देते कुल जितना उत्पादन होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ये गलत है। कुल जितना उत्पादन होता है उत्पादन को नहीं कहते, उत्पादन का जब हम मूल्य निकालते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमारे घर में एक भैंस है, उस भैंस ने 10 किलो दूध दिया, तो जीडीपी में हम 10 किलो दूध नहीं लिखेंगे। 10 किलो दूध का क्या दाम है, 10 किलो दूध की मार्केट में क्या वैल्यू है, हम वो वैल्यू लिखेंगे। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, एक कंपनी है
वो कंपनी जो है वो मान लीजिए एक दिन में 100 मीटर कपड़ा तैयार कर रही है, तो वो अपने जीडीपी में ये रिकॉर्ड में नहीं देगी कि 100 मीटर कपड़े का प्रोडक्शन किया हमने। 100 मीटर कपड़ा कितने का हुआ ये लिखा जाएगा जीडीपी में। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस within the boundary, within the territory of a country in 11-12 2011-12 का जो वर्ष है उस वर्ष को आधार वर्ष डिसाइड किया हुआ है। किसने? जो ये सब काम करता है, यानी जो ये वैल्यू वगैरह निकालने का काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 और 2012 के वर्ष को बेस ईयर के रूप में डिसाइड किया हुआ है या डिक्लेयर किया हुआ है। अब 2011-12 में किसी भी चीज का जो दाम था, सपोज कर ले 2011-12 में आलू 1 केजी आलू का दाम 7 रुपए था, ओके। और आज चल रहा है 2023-24 या 24-25 चल रहा है। तो बेस ईयर प्राइस पर जब हम आलू का दाम निकालेंगे तो हम आज जो 40 रुपए किलो मार्केट में आलू बिक रहा है, 40 रुपए किलो पर हम आलू का मूल्य तय नहीं करेंगे। आज भी हम केवल 7 रुपए पर ही आलू का दाम तय करेंगे, ओके। तो ये क्या होता है, जो बेस ईयर प्राइस पर जब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू में इन्फ्लेशन नहीं होता है, यानी महंगाई का कोई रोल नहीं होता है। ये जो वैल्यू होती है ये रियल वैल्यू होती है, वास्तविक मूल्य होता है। इसी को हम रियल जीडीपी भी कहते हैं, रियल जीडीपी के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, करंट ईयर प्राइस होता है। करंट ईयर प्राइस में जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिया, तो करंट ईयर प्राइस में आलू का दाम 40 रुपए पर केजी है, 40 रुपए पर केजी है। 1 किलो आलू का दाम 40 रुपए हो गया। इस वैल्यू को यानी जीडीपी जब इस करंट ईयर की जो प्राइस है उस पर तय होती है, तो इस तरह की जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 जीडीपी आ गए, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी आ गई। अब जब हम ये दोनों जीडीपी समझ गए तब हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर ओके। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ रेशियो, ये एक अनुपात है। अनुपात क्या है कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ओके। इसका मतलब हो गया, एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमने करंट ईयर पर हमारे खेत में एक खेत है, उस खेत में 100 किलो आलू पैदा हुआ, ये मान लेते हैं, और इसी 100 किलो पर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। और हम ये भी मान लेते हैं कि खेती हमारा देश है और हमारे देश में सिर्फ आलू पैदा हो रहा है, यानी सिर्फ आलू का ही प्रोडक्शन हो रहा है एक स्पेशल कंडीशन में। तो 100 किलो आलू हमारा टोटल कंट्री का प्रोडक्शन है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा आज के रेट पर? आज के रेट पर हमारा जीडीपी होगा 4000 रुपए का आलू हमने प्रोड्यूस किया, क्योंकि आज जो है आलू का दाम 40 रुपए पर केजी है। 1 किलो आलू का दाम 40 रुपए, इस हिसाब से हमने 100 किलो आलू पैदा किया, तो नॉमिनल जीडीपी हो गई 4000 रुपए। रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें बेस ईयर प्राइस में जाना होगा। बेस ईयर प्राइस 7 रुपए पर केजी, 7 रुपए पर केजी के हिसाब से 700 रुपए का आलू हमने पैदा किया एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर केजी। इंटू 100 कर दिया, निकाल दिया इसको, ये गया इससे, ये गया इससे, 40/7 इंटू 100
इसका मतलब हो गया 7 पचे 35 यानी 5 और 7 सत्ते 49 यानी 5.7 इंटू 100। इसका मतलब हो गया 570%। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेस ईयर प्राइस 2011-12 से जब से हम देख रहे हैं तब से आलू के दाम में 570% की वृद्धि हुई है, 570% की ग्रोथ हुई है। ओके, अब अगला एक प्रश्न छोटा सा आता है कि जीडीपी डिफ्लेटर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसका उपयोग किया जाता है महंगाई यानी इन्फ्लेशन, महंगाई की दर निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो महंगाई की दर यानी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है कि ऐसे कहते हैं कि महंगाई इस दर से बढ़ रही है, तो उसका सबसे ऑथेंटिक तरीका है महंगाई की दर को निकालने का जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के जरिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वर्तमान में महंगाई की दर किस रेट से आगे भाग रही है, किस दर से आगे भाग रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीडीपी डिफ्लेटर के अलावा दो अन्य साधन भी हैं, जिनमें से एक होता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस तरह से ये तीन चीजें हैं जिनका उपयोग ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि महंगाई का रेट क्या है, यानी महंगाई किस दर से बढ़ रही है या महंगाई किस दर से आगे भाग रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इन तीनों में सबसे ऑथेंटिक, इन सब तीनों में सबसे प्रामाणिक तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियोस में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।